हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे विवेकानंद जी की। आई होप आप लोग की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। कोरोना वायरस का स्केयर्स काफ़ी रियल है यहाँ पे और सिचुएशन एडवर्स होती जा रही है ऐसा लग रहा है। आई होप इस कंट्री में कंट्रोल हो जाए इंडिया में और हमारी पढ़ाई भी ना रुके और हमारे एग्ज़ाम्स रेगुलरली हो जाएं और रिजल्ट्स भी टाइम पे आ जाएं। तो शुरुआत करते हैं विवेकानंद जी से। हम देखेंगे इनके बारे में कि कैसे इन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक इनडायरेक्ट रोल निभाया पर उसका इफ़ेक्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म था। कैसे इन्होंने रैशनैलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी को यूज़ करके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में और इंडियंस को काफ़ी एक इनहेरेंट पोटेंशियलिटी ऑफ मैन की तरफ ये ले गए। उन्होंने याद दिलाया कि इंसान काफ़ी ज़्यादा केपेबल है। उन्होंने ये चीज़ वेस्ट को भी याद दिलाई कि ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड का और यूनिवर्सल ब्रदरहुड काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं और इस वजह से इंडिया का जो रिस्पेक्ट था वो वर्ल्ड की नज़रों में काफ़ी बढ़ गया। ओके, तो इन्हीं बातों पे, इन्हीं पॉइंट्स पे हम बात करेंगे आगे की वीडियो में। आपको क्वालिटी कंटेंट मटेरियल मिलेगा। आप सारे स्लाइड्स में जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ डायग्राम्स भी दिए हैं आज मैंने स्लाइड्स में, तो आप वो देख सकते हैं आगे की वीडियो में। और आपको अपने नोट्स बना सकते हैं। ये मॉरल थिंकर्स का अलग से कॉपी बना सकते हैं, उसमें विवेकानंद जी के बारे में लिख सकते हैं। और बाकी जो भी मैंने वीडियोस डाले हैं वो सारे मॉरल थिंकर्स के बारे में एक एक दो दो पेज आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम पॉइंट और क्रिस्प मटेरियल है। इतना ही आप बार 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 याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में लिखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। मैं हूं अनर्क जैन फ्रॉम निधिश्री एकेडमी। हम पढ़ते हैं विवेकानंद जी को। ये तो शुरुआत करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। विवेकानंद जी का बॉर्न इन कोलकाता ऑन 12 जनवरी 1863, 1902 तक रही है। ओके, ही वॉज इनिशियली नोन एज नारायण और नरेंद्र नाथ दत्ता। तो कई बार अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि कॉमन नेम उनका क्या है या किसको नरेंद्र नाथ दत्ता कहा जाता था, तो स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज इंटेलेक्चुअल मॉन्क ऑफ इंडिया। ओके, he developed great interest in spiritualism after graduating from college और इन्होंने बंगाल में पढ़ाई की थी अपनी। he came in contact with रामकृष्ण परमहंसा who was associated with दक्षिणेश्वर टेम्पल। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि उनके गुरु कौन थे, तो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। वो किस जगह के पंडित थे या किस जगह के वो स्पिरिचुअल गुरु थे? दक्षिणेश्वर टेम्पल। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, या कई बार अगर एक स्टोरी बता देता हूँ आपको, कि विवेकानंद जी को अपने इस गुरु के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। ये जब शिकागो जाते हैं 1893 में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन में, तब वहाँ पे किसी का वो लेक्चर सुनते हैं। वो लेक्चर विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर होता है, जो एक इंग्लिश के पोइट होते हैं। और वो लेक्चर जो दे रहा होता है जो भी इंसान, वो बताता है कि उसके काफ़ी स्टूडेंट्स दक्षिणेश्वर टेम्पल जाते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए। और विवेकानंद जी को शुरू से ही ये शौक रहता है कि वो हर चीज़ का एक स्पिरिचुअल एंगल देखें। वो एक क्यूरोसिटी रहती है उनके अंदर। तो होता क्या है कि वो जब उन्हें पता चलता है कि दक्षिणेश्वर टेम्पल ऐसा कोई टेम्पल है जहाँ पे कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं, तो जब वापस इंडिया आते हैं तब वो दक्षिणेश्वर टेम्पल जाते हैं। ओके, और जब वहाँ पे रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि हाँ, अगर मुझे स्पिरिचुअलिटी सीखनी है या स्पिरिचुअल वे में लाइफ जीनी है तो मुझे इनका साथ रहना ज़रूरी है। ही वॉज प्रोफाउंड इंटरप्रेटर ऑफ वेदांता फिलोसॉफी। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन में गए थे। ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1893। ये क्वेश्चन या तो आपसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट में भी पूछ सकते हैं, हिस्ट्री के प्रीलिम्स वगैरह में, या फिर आपको डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। एंड ही कॉल्ड फॉर ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड एंड हिज स्पीच वॉज बेस्ड ऑन अद्वैत फिलोसॉफी। दिस कैन बी अनदर क्वेश्चन कि वो स्पीच किस पे बेस्ड था। इट वॉज अद्वैता फिलोसॉफी, डेट इज नॉन डुअलिज्म, कि डुअलिस्टिक नेचर नहीं है थिंग्स का, सिंगल ही होती हैं। मतलब मैं आगे बताता हूँ वो क्या होता है। आफ्टर दिस ही बिकेम अ वर्ल्ड वाइड फिगर एंड द प्रॉफिट ऑफ हिंदुइज्म। तो उनकी जो स्पीच थी इतनी इफेक्टिव थी कि वर्ल्ड का ओरिएंटेशन बदल गया इंडिया की तरफ। ओके, ही वॉकड ऑल ओवर इंडिया विथ हिज मैसेज ऑफ अवेकन्ड इंडिया और प्रबुद्ध भारत। तो ये कंसेप्ट भी आप याद रखिएगा कि अवेकन इंडिया और प्रबुद्ध भारत का कंसेप्ट जो है या जो मैसेज था वो स्वामी विवेकानंद के थ्रू आया था। इनके फेमस काफ़ी कोट्स हैं, आप बेसिक इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं या कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, कि बी अ हीरो ऑलवेज से आई हैव नो फियर। ओके, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। बहुत फेमस, आपने कई बार स्कूल बेस में आपने देखा होगा या कॉलेज में आपने पढ़ा होगा। अवर country needs muscles of iron, nerves of steel, and granite will that nothing can resist. Okay,
अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब स्वामी विवेकानंद जी का जो टाइम था, उस टाइम पे इंडिया की स्थिति देखिए, आप 1863 से 1902, 39 की एज में इनकी डेथ हो गई। उस टाइम पे हो ये रहा था कि इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ बढ़ रहा था, कुछ ना कुछ हम अपराइजिंग एक तरफ से हो रही थी। 1857 का रिवॉल्ट हो चुका था, आप देखिए थोड़ा अपराइजिंग वाला एनवायरनमेंट है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे विवेकानंद की जी के जो इंसाइट्स थे, उन्होंने अपने नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में काफ़ी हद तक हेल्प की। इंडिया को एक पॉइंट मिल गया वेस्ट को काउंटर करने के लिए कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से स्पिरिचुअलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप उस पर्सपेक्टिव से इसे देखिएगा कि स्पिरिचुअलिटी पे काफ़ी फोकस किया गया इस टाइम पे, क्योंकि इनके कंटेम्प्रेरी अगर आप देखेंगे आर्य समाज या ब्रह्मो समाज, तो उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को उतना फोकस नहीं किया था। पर विवेकानंद आते हैं और वो स्पिरिचुअलिटी को इंडिया का ओरिजिन बताते हैं और बोलते हैं कि अगर वेस्ट को कोई चीज़ सीखनी है इंडिया से तो वो स्पिरिचुअलिटी सीख सकते हैं, और उनने वो खुद प्रैक्टिस भी किया और प्रीच भी किया। अब आता है विवेकानंद कंसेप्ट ऑफ मैन एंड आइडियल सोसाइटी। देखिए एग्जाम में जो पहले क्वेश्चन आया हुआ है वो है रोल ऑफ स्वामी विवेकानंद इन अवेकनिंग नेशनल कॉन्शियसनेस। तो डायरेक्टली तो मैंने इस क्वेश्चन को डील नहीं किया है, पर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मैंने आपको बताए हैं जो डायरेक्टली आप रिलेट कर सकते हो नेशनल कॉन्शियसनेस से, कि कैसे भारत में या उस टाइम पे भारत में कैसे कॉन्शियसनेस बढ़ा दी कि इंडिया क्या है, आप क्या हो, भारतीय क्या है, इस तरह का। तो भारत उस टाइम पे ऐसे फेज में था कि वो ढूंढ रहा था कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से लड़ाई करें ब्रिटिशर से, और कौन से ऐसे पॉइंट्स रखें सामने कि ब्रिटिशर्स हमारी बात माने और हमारे डिफरेंट आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करें। तो उसमें काफ़ी बड़ा योगदान होता है विवेकानंद जी का। ओके, तो पढ़ते हैं इसको। ही हेल्ड दैट फ्रीडम टू बी द प्राइम मोटिव बिहाइंड ह्यूमन एक्शंस। दिस फ्रीडम, उन्होंने बताया, इज सेल्फ नॉलेज एंड इट रिमूव्स इग्नोरेंस। तो उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि अपने बारे में आप जो भी हो, जैसा भी सिचुएशन है, आप अपने बारे में सेल्फ का नॉलेज काफ़ी ज़्यादा रखो। अगर आप अपने आप को सेल्फ नॉलेज रखोगे तो आपको वेस्ट को इमिटेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखेंगे उस टाइम पे जितने भी लीडर्स थे वो सब प्रॉपर कोट पहन रहे हैं, सूट पहन रहे हैं और टाई लगा रहे हैं। पर विवेकानंद जी की आप फोटोज़ देखेंगे तो वो पूरा एक सिर्फ वो सैफ्रॉन कलर का उन्होंने धोती जैसा कुछ ओढ़ रखा है। तो ये क्यों था? क्योंकि वो सेल्फ नॉलेज पे बिलीव कर रहे थे कि जो इंडिया के पास ट्रेडिशनल नॉलेज है, इंडिया का जो खुद का नॉलेज है, जो हमारा हिस्ट्री है, वही मोर देन इनफ है वेस्ट को काउंटर करने के लिए। उन्होंने बोला था यंग जनरेशन शुड बी प्रोवाइडेड विथ करेज, स्ट्रेंथ, विगर, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अ ब्रॉड आउटलुक। तो देखिए उनकी कितनी फार साइटेड सोच थी कि उनको ये सब एक यंग जनरेशन में चाहिए था। आज भी अगर इंडिया में ये सारी चीज़ें आ जाएं कि यंग जनरेशन को हम करेज, स्ट्रेंथ, विगर, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ब्रॉडर आउटलुक के बारे में बता सके, उनको हिम्मत दिला सके, तो हम भी कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं अपनी यूथ से। ही यूज्ड कंसेप्ट ऑफ वेदांता टू ब्रिंग इन हारमनी अ फंडामेंटल थीम इन हिज फिलोसॉफी। तो उनकी जो भी फिलोसॉफी थी उसमें हारमनी, सबको एक साथ लेके चलने वाला टच दिखता है। द आत्मा कैन नॉट बी रियलाइज्ड बाय द वीक, सो फेथ इज इन वन सेल्फ टेंटामाउंट्स टू फेथ इन गॉड। तो आपने जो वो कोट पढ़ा है कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, तो वो मतलब अपने आप आपको तो बोल ही रहे हैं कि आप अवेक करिए, पर वो बोल रहे हैं कि अपने आप को रियलाइज करिए, अपने आप को वीक मत कहिए, अपने आप से कहिए आई हैव नो फियर। तो जब आप ये अपने आप से कहेंगे तो आप अपने आप को काफ़ी पावर इनपुट कर रहे हैं। और उनका ऐसा कहना था कि अगर हम स्पिरिचुअलिज्म सीखेंगे भी या वैदिक फिलोसॉफी सीखेंगे भी तो वीक इंसान ये चीज़ नहीं सीख सकता। तो यू हैव टू फील दैट यू आर अ स्ट्रांग पर्सन, फिजिकली एज वेल एज मेंटली, तभी आप समझ सकते हो इन सब चीज़ों को। हिज ह्यूमैनिटेरियन टीचिंग्स हैव बीन टेकन फ्रॉम बुद्धा। तो ये फिलोसॉफी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने बुद्धा से काफ़ी इंसाइट्स लिए हैं। एंड ही लेड एम्फेसिस ऑन SCs, STs एंड बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ही डिफाइंड एजुकेशन एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो उन्होंने कहा था कि हर इंसान डिवाइन है, उसमें गॉडली नेचर है, ज़रूरत बस इतनी है कि वो उस गॉडली नेचर को पहचाने, और एजुकेशन इस तरह से होना चाहिए कि उस गॉडली नेचर जो अंदर से जो स्पिरिट है, जो डिवाइन पावर्स हैं, उसको ही बड़ा कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने बात की थी कि करेज, स्ट्रेंथ, विगर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया में। और उस वक्त ये इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे इंडिया में ये चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी थी। इंडियंस अपने आप में कॉन्फिडेंट ही नहीं थे कि हम भी कोई इंपॉर्टेंट लोग हैं, इसलिए कोई दूसरा हम पे रूल करके चला गया। इस तरह से आप सेंस में ले सकते हैं। ही एम्फसाइज्ड ऑन फिजिकल स्ट्रेंथ, ट्रेनिंग ऑफ माइंड वाया मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ एथिकल प्योरिटी। ये सब उनके पॉइंट्स थे।
उन्होंने कहा फियर इज़ द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ ऑल सुपरस्टिशंस, और उस टाइम पे सुपरस्टिशंस काफ़ी चलता था। तो इंडियंस डरे हुए होते थे, इसलिए सुपरस्टिशंस करते थे। ठीक है, तो ये उनका एक पॉइंट था। We must not lower our ideals, neither we are to lose sights of practicality. We must avoid these two extremes. तो आप विवेकानंद की लाइफ से एक और चीज़ सीख सकते हैं। उनका जो कंसेप्ट था वो ये था कि हमें इतना ज़्यादा आइडल भी नहीं बनना है कि हम हमेशा ही सच बोलो, इस टाइप का उनका था। या फिर आपको इतना प्रैक्टिकल भी नहीं होना है कि आप अपना खुद का पेट नहीं भरो और सब दुनिया का ही भला कर रहे हो, आप वो भी नहीं कर सकते। तो ये दोनों जो एक्सट्रीम थे इनको अवॉइड करना है। तो ज़्यादा आपको आइडल भी नहीं बनना है और ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल भी नहीं बनना है। एक मिडिल पाथ, एक बीच का रास्ता आपको चुनना है। और वो मिडिल पाथ का भी कंसेप्ट आपको पता है, हमें द मिडिल पाथ वाला कंसेप्ट वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी उनकी बुद्धिस्ट फिलोसॉफी ने, बुद्धिस्ट टीचिंग्स ने काफ़ी हेल्प करी। ओके, ही वॉन्टेड change to be brought by education, but we should not be blind imitators of the west. blind imitators of the west का मतलब जो वेस्टर्न कल्चर था, जो हम ब्लैटेंटली कॉपी कर रहे थे कि जैसा ब्रिटिश खा रहे हैं हम भी वैसा अपना फूड हैबिट्स चेंज कर लेंगे, रहने सहने का तरीका भी बदल लेंगे, इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो ये सब चीज़ें क्यों थी? क्योंकि हमें अपनी चीज़ों पे भरोसा नहीं था। हमें भरोसा नहीं था अपने कपड़ों पे, अपनी लैंग्वेज पे, अपनी बोली पे, अपनी संस्कृति पे। इनमें से किसी चीज़ पे हमारे भरोसा नहीं था, तो इसलिए हम ब्रिटिश को इमिटेट करने लगे। उनका ये कहना था कि जो हमारा एजुकेशन है वो चेंज होना चाहिए, पर वेस्टर्न एजुकेशन फॉलो नहीं करना चाहिए। काफ़ी हद तक इंडियन में भी काफ़ी नॉलेज है, हम उस नॉलेज को ही यूज़ कर सकते हैं और वो सफिशेंट होगा हमारे लिए। इनडायरेक्टली ही सपोर्टेड इंडियाज क्वेस्ट फॉर फ्रीडम। डायरेक्टली आप कभी भी नहीं देखेंगे कि विवेकानंद जी ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई चीज़ कही है, पर इनडायरेक्टली उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही। उन्होंने बाउंड्री लाइन एक तरह से बना दी कि ये सारे पॉइंट्स हैं आपके पास और इन पॉइंट्स के थ्रू आप वेस्ट को काउंटर कर सकते हैं। अब आपको एक विवेकानंद मॉडल ऑफ एथिक्स का एक डायग्राम मिलेगा। ये एक्चुअली मैंने एक इंटरनेट से, एक वेबसाइट से मैं एक पेपर पढ़ रहा था, उसमें से ये डायग्राम दिया है। तो क्रेडिट्स उनके हैं, मेरे नहीं है। ये डायग्राम मैंने नहीं बनाया है, पर एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ एक बार। प्रिंसिपल्स ऑफ वननेस, ये कुछ प्रिंसिपल्स थे कि सब कोई एक है, क्योंकि आप सब कोई एक ही है। सबको हम कास्ट क्रीड में कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं लोगों को। इस प्रिंसिपल की वजह से इक्वालिटी होगी मासेस के प्रति। तो जो सब लोग हैं सब इक्वल हैं। क्योंकि सब इक्वल हैं, अटेंशन टू मीन्स होगा, मतलब कि आपको उनको ज़रूरत का सामान प्रोवाइड करवाना है। ज़रूरत का सामान का मतलब राशन पानी नहीं है यहाँ पे, नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ये सब चीज़ों का मतलब है। तो अटेंशन टू मीन्स आप देंगे। जब आप ये दे रहे हैं तो यू विल बी प्रोवाइडिंग सेल्फलेस सर्विस एज ड्यूटी। एंड क्योंकि आप सेल्फलेस सर्विस एज ड्यूटी कर रहे हैं, इट विल अल्टीमेटली लीड टू प्रिंसिपल ऑफ वननेस। ओके, और यही विवेकानंद मॉडल ऑफ एथिक्स कहलाता है। तो एक छोटा सा डायग्राम है, आप इसे बना लीजिए अपने नोट्स में, एग्जाम में आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, हेल्पफुल होगा आपके लिए काफ़ी है। अगर क्वेश्चन आ जाता है एथिकल टीचिंग्स ऑफ विवेकानंद क्या थे, तो आप ये 11 पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला एथिकल टीचिंग आप लिख सकते हैं, सक्सेस कम्स विथ शेयर्ड एफर्ट ऑफ ऑल। दीज शेयर्ड एफर्ट लीड टू वननेस विच मेक्स पीपल वर्क फॉर ईच अदर। तो ये जो मैंने इसके पहले जो डायग्राम एक्सप्लेन किया है, ये उसी डायग्राम का एक एक्सप्लेनेशन है, ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन। ओके, तो सक्सेस तभी आएगा जब आप अपने एफर्ट्स को शेयर करोगे। दीज शेयर एफर्ट लीड टू वननेस, और ये शेयर्ड एफर्ट्स हमेशा वननेस को प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि अगर अभी जो आपका ये कोरोना वायरस का जो चल रहा है सिचुएशन, उसमें आप देखिए कि हम शेयर्ड एफर्ट्स कर रहे हैं। हम हर कोई अपना अपना योगदान दे रहे हैं। कोई घर में रह के योगदान दे रहा है, कोई घर से बाहर जाके योगदान दे रहा है, कोई अलग फॉर्म में योगदान दे रहा है। तो ये आपके कंट्री को वननेस, एक टुगेदरनेस वाली फीलिंग आ रही है। तो आप देखेंगे कि इंडिया में जो सिचुएशन है इस वक्त, उसमें हर कोई एक साथ लड़ रहा है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर फाइटिंग विद फाइटिंग अगेंस्ट द कोविड। सो दिस इज वन ऑफ द रियली गुड थिंग्स कि एडवर्स सिचुएशन लोगों को एक साथ ले आती है। ओके, सेकेंड पॉइंट है, विवेकानंद डिसेमिनेटेड दैट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एथिक्स इज टू डू वेल फॉर अदर्स। तो जैसे पहले एथिक्स में बोलते थे कि आपको लोगों के लिए अच्छा करना है, विवेकानंद बोलते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको करना क्या है, द गाइडिंग मोटिव ऑफ मैनकाइंड शुड बी द चैरिटी टूवर्ड्स मैन एंड एनिमल, कि उनको चैरिटी प्रोवाइड करनी है, उनकी हेल्प करनी है। ओके, मैन एज वेल एज एनिमल। बाय हेल्पिंग अदर्स वी आर हेल्पिंग अवर सेल्फ। ओके, उन्होंने कहा था सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, इस तरह की चीज़ें। ही formed association for relief, hygiene and education of people
आउट ऑफ हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी, ये उनके कॉन्ट्रीब्यूशन थे। वन कैन नॉट डू गुड टू अदर्स बाय रूलिंग दैम एंड वन मस्ट सर्व अदर्स। तो आप उनका भला उनको रूल करके नहीं कर सकते, आपको उनकी सेवा करनी है, सेवा भाव रखना है। ओके, व्हेन ऑल एंटिटीज आर सीन इक्वल ओनली देन द आइडिया ऑफ सर्विंग इग्नाइट्स। तो उनका ये कहना था कि अगर आप सब लोगों को समान नहीं मानोगे, अलग अलग आइडेंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानोगे, कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जान सकते हो, जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जान सकते हो, क्रीड के फॉर्मेट में जान सकते हो, अपीयरेंस के फॉर्मेट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका सर्विस वाला नेचर उनके प्रति वो दिख के बाहर नहीं आएगा। और ये बात बिल्कुल सही है। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था गांधी जी के अगेंस्ट जो हुआ था साउथ अफ्रीका में, वो सारे यही पॉइंट थे कि अगर वो उस साउथ अफ्रीका में उस वक्त सबको एक जैसा मानते तो डेफिनेटली नहीं होता ये चीज़। पर जब ब्रिटिशर्स इंडिया आते हैं तो आप देखेंगे कि इंडियंस के प्रति, इंडियन को ब्राउन स्किन्ड पीपल कहा जाता है। तो ये सब कौन से पॉइंट्स थे? क्योंकि वो हमें अपने इक्वल नहीं मान रहे थे। ओके, और क्योंकि वो हमें इक्वल नहीं मान रहे थे, वो हमको सर्व नहीं कर रहे थे, इसलिए वो हमें रूल कर रहे थे। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर फॉर द नेशन टू प्रॉस्पर द वुमेन मस्ट प्रॉस्पर। तो उस टाइम पे उनने वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी कहा था कि वुमेन को भी इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ओके, ताकि नेशन प्रॉस्पर कर सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एजुकेशन शुड बी लाइफ बिल्डिंग, मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर मेकिंग, इन मेकिंग आइडियाज़ एंड नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन। तो मतलब वो कह रहे थे कि फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, वो एजुकेशन नहीं होता है। सही एजुकेशन होता है कि मैन मेकिंग, कैरेक्टर मेकिंग एंड लाइफ बिल्डिंग। अगर आप ये देखें कि ये जो पॉइंट है, एट्थ पॉइंट, ये इंडिया में एज ऑफ नाउ कितना ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखते हैं हर साल न्यूज़ में आता है कि जैसे रिजल्ट आता है आपका 10th का 12th का, कई जगहों पे पुलिस तालाब और कुओं के पास में चौकसी लगाने लगती है। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि कोई बच्चे कूद ना जाए। तो ये, और आप देखेंगे कोटा में कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, कोई लोग फर्स्ट ईयर में जाके सुसाइड कर लेते हैं कॉलेजेस में। तो ये क्या है कि ये आपका मॉरल जो है वो वीक है काफ़ी हद तक। आप अपने अंदर से अपनी काबिलियत पे ही हमको ऐसा बोला जाता है कि आप कामयाब होगे तभी आप कुछ कर पाओगे, और जो नाकामयाब बच्चे रहते हैं उनको एक धिक्कार दिया जाता है। तो वो इस टाइप के एजुकेशन की बात कर रहे थे जहाँ पे लाइफ बिल्डिंग, मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर मेकिंग की बात हो रही है, ताकि अंदर से इंसान इतना स्ट्रेंथन रहे कि लाइफ को डील करते आना चाहिए उसको, कि सिचुएशन लाइफ में कैसे हो उसे जीना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो भारत में अभी भी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सिखाया जाता। ओके, 9th पॉइंट है अनसेल्फिशनेस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल मॉरलिटी। तो आप मॉरल तभी होगे जब आपके पास अनसेल्फिश नेचर रहेगा, कि आप अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो। व्हेन नॉलेज कम्स मैन ग्रोज एंड मोरालिटी इज इवॉल्व्ड एंड आइडिया ऑफ नॉन सेपरेटनेस बिगिंस। तो उन्होंने इसी पॉइंट को आगे इस तरह से एक्सप्लेन किया है। ओके, 10th पॉइंट, ही एम्फेसाइज्ड ऑन पोटेंशियलिटी ऑफ मैन। ये वर्ड आप एग्जाम में लिख सकते हैं, पोटेंशियलिटी ऑफ मैन। द वर्ल्ड इज मेड बाय द एनर्जी ऑफ मैन, बाय द पावर ऑफ एंथुजियाज्म एंड द पावर ऑफ फेथ। तो वो ये कह रहे थे कि इंडियंस जैसा चाहें वैसा देश बना सकते हैं अपना, उनको ब्रिटिशर्स का सपोर्ट या हेल्प या प्रेयर्स एंड पिटिशंस नहीं करनी है। आपको अपने अंदर की पोटेंशियलिटी को पहचानना है कि आप कितना ज़्यादा पोटेंशियल है आपके अंदर, कि आप कितना कुछ बदल सकते हो। उन्होंने ये बोला कि जो दुनिया आप देख रहे हो वो इंसान का ही क्रिएशन है, तो इंसान इतना पोटेंशियल है उसके पास। ओके, बस ज़रूरत यह है कि वो उस पोटेंशियल को पहचाने। 11th पॉइंट है, ही सेड सो लॉन्ग एज द मिलियंस लिव इन हंगर एंड इग्नोरेंस आई होल्ड ईच मैन अ ट्रेटर। तो ये जो सेल्फ सर्विस वाली जो बात है, अनसेल्फिशनेस वाली बात है, ये सेम चीज़ है कि उन्होंने कहा कि अगर हंगर हो रहा है या लोग इग्नोरेंट है, उन्हें पता नहीं है सही क्या है गलत क्या है, तब तक हर कोई इंसान एक ट्रेटर है, एक गद्दार है। ओके, तो ये बात आज भी सही है कि इंडिया इतना आगे आ चुका है, हम फूड सिक्योर नेशन हो चुके हैं, पर तब भी इक्का दुक्का खबरें आ जाती हैं, कभी झारखंड से कभी ओडिशा से, कि कोई ना कोई मौत हो गई है भूखमरी की वजह से, या कोई ना कोई इंसान में आज भी सुपरस्टिशन बाकी है। आज भी लोग, कई बार ऐसा होता है कि पूर्णिमा के दिन एक छोटे से बच्चे को गड्ढे में गड़ा देते हैं ये बोल के कि इसकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो ये क्या है? ये इग्नोरेंस है। और वो इग्नोरेंस पेनिट्रेट क्यों नहीं कर पाया अंदर तक? क्योंकि हमने उस चीज़ को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एज सो लॉन्ग एज द मिलियंस लिव इन हंगर एंड इग्नोरेंस आई होल्ड ईच मैन अ ट्रेटर। तो इस पूरे लेक्चर में मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मैं चीज़ों को बहुत एग्जॉस्टिवली कवर कर सकूं विवेकानंद पॉइंट ऑफ व्यू से, और पॉइंट रिपीट ना हो,
तो एक क्लियर कट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है आपके पास। आप चाहें तो इसको 15 मार्कर के क्वेश्चन में भी आराम से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई डाउट है, कोई या इस टॉपिक पे कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपकी। ओके, यहाँ पे एक नंबर भी दिया हुआ है और एक ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। हमारी क्लासेस जल्दी ही शुरू होंगी क्लासरूम प्रोग्राम की, तो आप MPPSC के नए बैचेस 2020 के लिए और UPSC के नए बैचेस 2020 के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा मटेरियल मिलेगा और काफ़ी अच्छी टीचिंग मिलेगी, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी हद तक बढ़ा देगी, ताकि अगर एग्ज़ाम का अनसर्टेन नेचर जो होता है उसको आप डील कर सकें। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम निधिश एकेडमी। मैं हूँ अनर्क जैन।